अब हम देखते हैं कि जो यीस्ट क्लोनिंग वेक्टर में जो फोर्थ पार्ट है विच इज़ द सिलेक्टेबल मार्कर, ये कौन सा यूज़ किया जा सकता है। देखिए यीस्ट सेल के ऊपर एंटीबायोटिक्स का तो कोई इफ़ेक्ट होता नहीं है लाइक बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को एज सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे इन्हें, बल्कि इसकी जगह पे आप कोई फंजीसाइड रेजिस्टेंट जीन, जैसे कि फंजीसाइड्स में कॉपर मौजूद होता है तो आप कॉपर रेजिस्टेंट जीन यूज़ कर सकते हैं, या ऑल्टरनेटली आप ऑक्सोट्रॉफिक मार्कर जीन्स यूज़ कर सकते हैं। ये पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स। देखिए ऐसा ऑर्गेनिज्म, हम यीस्ट सेल के रेफरेंस से बात कर लेते हैं क्योंकि अभी हम यीस्ट सेल के कॉन्टेक्स्ट में ऑक्सोट्रॉफी को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इसको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, उसको बनाने वाली जीन म्यूटेट हो चुकी हो। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर यीस्ट को ग्रो करने के लिए 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत है और उन 10 में से 9 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो ये बना रहे, लेकिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाली जीन हमने म्यूटेट कर दी है रेडिएशन से एक्सपोज करके या केमिकल से एक्सपोज करके। तो इस तरह का जो यीस्ट सेल है उसको हम कहेंगे कि ये एक ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट है, एज इट इज़ डिस्प्लेइंग ऑक्सोट्रॉफी। अब कौन कौन सी जीन्स हैं जिनको हम म्यूटेट कर सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, इसमें आती हैं ARG विच इज़ इनकोडिंग द आर्जिनिन सिंथेस एंजाइम, और जब ये म्यूटेट हो जाएगी तो आर्जिनिन नहीं बनेगा। इसी तरह इसकी जगह पे हम LEU2 को भी म्यूटेट कर सकते हैं, ये इनकोड करती है बीटा आइसोप्रोपाइल मालेट डिहाइड्रोजिनेज को जो ल्यूसीन का सिंथेसिस करता है। या आप TRP1 को म्यूटेट कर सकते हैं जो कि इनकोड करता है एंजाइम, ये जीन इनकोड करती है एंजाइम फोस्फोराइबोसाइल एंथ्रानाइलेट आइसोमेरेज को जो कि ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करता है। अब अगर ये जीन म्यूटेट हो जाएगी तो इसका मतलब है कि यीस्ट सेल में ट्रिप्टोफैन नहीं बन रहा। इसी तरह URA3 जीन को भी एज ऑक्सोट्रॉफिक मार्कर जीन यूज़ किया जा सकता है, ये एंजाइम इनकोड करती है जो कि यूरिडीन मोनोफॉस्फेट के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। So these all are the marker genes that can be used for the selection of transformants from the non-transformants। एक बात यहाँ पे आपने नोट की है कि यहाँ हम selectable marker की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे screenable marker की बात नहीं की। selectable marker हमेशा transformant को non-transformant से separate करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन कभी भी हम selectable marker को recombinant को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ नहीं करते। तो यहाँ यीस्ट सेल में रिकम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन से मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, और अभी तक हमने उनको डिस्कस क्यों नहीं किया, ये अभी हम जब स्कीम पढ़ेंगे ऑफ यूजिंग द यीस्ट क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वैक्टर्स फॉर द एम्प्लीफिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, देन यू विल कम टू नो कि हमने यहाँ पे स्क्रीनिंग मार्कर जो है विद रिस्पेक्ट टू यीस्ट सेल डिस्कस क्यों नहीं किया। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्कीम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ शटल वेक्टर। देखिए एक ऐसा वेक्टर होता है शटल वेक्टर जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स में रेप्लिकेट कर सकता है। आपको पता है रेप्लिकेशन इज़ एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक शटल वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें हमारे पास एक है ओरी फॉर इकोलाई और एक है ओरी फॉर यीस्ट, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है अगर आप इसको इकोलाई में रखेंगे ये वहाँ भी रेप्लिकेट करेगा, अगर आप इसको यीस्ट में रखेंगे ये वहाँ भी रेप्लिकेट करेगा। So this is called as shuttle vector, and whenever we use the yeast plasmid based vectors for the amplification and expression of our gene of interest, we always prefer to construct a shuttle vector. Why do we prefer? क्योंकि देखिए आपको पता है यीस्ट सेल की ग्रोथ बहुत कम है, अगर हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को यीस्ट सेल के अंदर क्लोन करें, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा। बजाय इसके अगर आप उसको शटल वेक्टर बनाएं और शटल वेक्टर में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दें और आप उसको पहले ई कोलाई में एंटर कर दें, और ई कोलाई आपको पता है रैपिडली डिवाइडिंग है एज़ कम्पेयर टू यीस्ट सेल, तो आपके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बहुत जल्दी आ जाएंगी और फिर आप उन कॉपीज़ को यीस्ट सेल के अंदर एंटर करके एक्सप्रेस करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो शटल वेक्टर है इसके अंदर दोनों का ओरी मौजूद है, ओरी फॉर ई कोलाई भी और ओरी फॉर यीस्ट भी है। इसके साथ साथ डेफिनेटली अब आपको ई कोलाई सेल्स
ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनके अंदर हमारा शटल वेक्टर मौजूद है। तो आपको ई कोलाई का भी मार्कर देना पड़ेगा। सिलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। यीस्ट सेल का सिलेक्टेबल मार्कर है जी ऑक्सोट्रॉफिक मार्कर जीन। और इसके अलावा जब आपने रिकम्बिनेंट ई कोलाई में सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो रिकम्बिनेंट हम डालेंगे ऐसी जीन जो कि हमें रिकम्बिनेंट ई कोलाई सेल्स की सिलेक्शन में हेल्प करे, यानी हम डालेंगे लैग सी जीन। और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग की बेस पे हम फिर रिकम्बिनेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम द ई कोलाई। So why do we prefer to construct yeast plasmid based vector as a shuttle vector? As yeast has slow growth rate, so in order to get expression of gene of interest in short time, first we will allow vector to replicate in E. coli and then we'll transfer them in yeast for expression.